मैम कुछ ज़्यादा ही नहीं डरा रहे क्या सब लोग एआईबी के नए पैटर्न को लेकर? यस, डोंट वरी, आज ना मैं आपके सामने उम्मीद देने आई हूँ कि बीएनएसएस जैसे लेंदी सब्जेक्ट में भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं एंड आपने बैराक से आंसर ढूंढने का प्रैक्टिस किया है। तो चलिए आज ना आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगी एआईबी 19 एंड एआईबी 20 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बैराक जरूर लेके बैठना क्योंकि आज मैं बताऊंगी फ्रॉम द बिगिनिंग हिंट्स कैसे ढूंढना है, बैराक में से वो आंसर कैसे मिलेगा आपको, एंड स्पेशली जो हमारे न्यू पैटर्न असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें क्या एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो करना है वो भी आज मैं बताऊंगी आपको। देखिए, एक बार ये प्रोसेस समझ लिए तो ये वाला सब्जेक्ट क्या किसी भी सब्जेक्ट से ऐसे असर्शन रीजन क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे, है कि नहीं? तो कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एआईबी 19 का देख लेते हैं। देखिए, टोटल सब्जेक्ट का वेटेज एआईबी में 10 मार्क्स है, सीआरपीसी प्लस बीएनएसएस। एआईबी 19 में देखना पूरे 10 के 10 क्वेश्चन उन्होंने न्यू लॉ बीएनएसएस से ही पूछ लिया, सीआरपीसी से कुछ नहीं आया था एआईबी 19 में। कोई गारंटी नहीं है कि इस बार ऐसा होगा। चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। बीएनएसएस इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस किया है? प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को लेकर बीएनएसएस में कई सारे चेंजेस तो हुए हैं, उनमें से अब यहाँ पर कौन से चेंज के बारे में बात कर रहे हैं देखना। रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस irrespective of area where the offense is committed। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है हमारे लिए? irrespective of area। ऑफेंस कहाँ हुआ है उस चीज से कनेक्शन ना रखते हुए हम कहीं पर भी जाकर एफआईआर फाइल कर सकते हैं। एक ऐसा नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे बीएनएसएस में। क्या ये सच है मैम? यस, इट इज ट्रू। एंड इस चीज को क्या बोलते हैं? इस एफआईआर को हम क्या बोलते हैं? आंसर है जीरो एफआईआर। व्हाट इज द एफआईआर कॉल्ड एज? जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है अफेंस कहाँ हुआ है, जूरिस्डिक्शन ऑफ दैट अफेंस से रिलेशनशिप नहीं रखते हुए इंडिया में जहां पर भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा वहां पर जाके आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं फॉर एनी कॉग्निजेबल अफेंस। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर। सच बात बताओ कि ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट ना सीआरपीसी के बैराक में नहीं था, पर कहीं जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था कि जीरो एफआईआर के प्रोविजंस होने चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बता ही दिया था, उस चीज को अब नया लॉ बना ही रहे थे तो नए लॉ में भी उन्होंने डाल दिया, ये हुआ है। तो ये लॉ में कहाँ है मैम? देखिए, बैराक्ट में ये शब्द नहीं मिलेगा, अभी आप नोट डाउन कर ही लो, नहीं पता तो। एफआईआर का जो शब्द है बैराक में नहीं मिलेगा, जीरो एफआईआर का जो शब्द है वो भी बैराक में नहीं मिलेगा। तो मैम मुझे कैसे पता? इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। देखिए, टॉप 10 चेंजेस आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। टॉप 10 चेंजेस ऑफ बीएनएसएस, टॉप 10 बीएसए। अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में बताना, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगी टॉप 10 चेंजेस ऑफ बीएनएसएस का। देखिए, ऐसे टॉप 10 चेंजेस में वन ऑफ द फर्स्ट चेंजेस है हमारा जीरो एफआईआर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये डायरेक्ट बैराक में तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, ये सेक्शन 173 सब क्लॉज 1 ऑफ बीएनएसएस में होगा, बट एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होंगे। आपको कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसका आंसर क्या है? जीरो एफआईआर। चलो नेक्स्ट, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो मैं कह नहीं रही थी, टॉप 10 चेंजेस हुए हैं उसमें एक चेंज तो ये भी है। बीएनएसएस मैंडेट्स फॉरेंसिक टीम टू विजिट क्राइम सीन। तो बीएनएसएस कहते हैं बीएनएसएस में फॉरेंसिक टीम लेके जाओ। कहाँ लेके जाओ? क्राइम सीन में लेके जाओ। किस चीज के लिए लेके जाएंगे फॉरेंसिक टीम को? ताकि वो एविडेंस सही सही कलेक्ट कर पाए। एक्चुअली क्या हुआ था, सीआरपीसी में ऐसा प्रोविजन नहीं था, फॉरेंसिक टीम जाती थी बट मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, तो कई बार हिस्ट्री में ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर पुलिस या पुलिस कांस्टेबल्स जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है ऑन हाउ टू हैंडल द एविडेंस, फॉरेंसिक वाले काफ़ी उस स्ट्रीम में स्पेशलाइज्ड हैं कि एविडेंस को टैम्पर किए बिना कैसे अच्छे से क्राइम सीन से इकट्ठा करें, उनको फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए कैसे सेफली सेंड करें। इन चीज़ों के बारे में उनको ट्रेनिंग है, फॉरेंसिक वालों को ट्रेनिंग है।
पुलिस वालों को ट्रेनिंग नहीं थी। अब कहीं ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे पास्ट में जहां पर पुलिस वालों ने वो वाला एविडेंस कलेक्ट किया एंड बिकॉज वो सही से प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पाए थे, वो एविडेंस टैम्पर हो गया यानी खराब हो गई। तो पता ही नहीं चला कि हु इज द एक्चुअल अक्यूज्ड इन दैट केस। तो ऐसे चीजें फर्दर ना हो, अब बीएनएसएस ने मैंडेटरी कर दिया है। किसके लिए मैंडेटरी कर दिया है? जहां पर 7 साल, आंसर है 7 years, 7 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस यानी जो भी गंभीर ऑफेंसेस हैं, हमारे सीरियस ऑफेंसेस हैं, उसमें अब मैंडेटरी कर दिया है कि फॉरेंसिक टीम कंपल्सरीली क्राइम सीन पे जाएगा, वहां से वही लोग एविडेंस इकट्ठा करेंगे, वही लोग एफएसएल में भेजेंगे, फॉरेंसिक लैबोरेटरी में वही भेजेंगे एंड ओनली देन द रेस्ट ऑफ द क्राइम सीन कैन बी सीज्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। ये इंश्योर करता है कि अक्यूज्ड पुलिस या पुलिस की लापरवाही की वजह से या हैंडलिंग ठीक से करना नहीं आया है इसकी वजह से अक्यूज्ड छूट ना जाए, ये इंश्योर करता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंड ये हम छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए नहीं लगाए हैं ये वाला कंडीशन। ये कंडीशन लॉ ने लगाया है 7 years एंड अबव के ऑफेंसेस यानी जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, गंभीर ऑफेंसेस हैं, उनके लिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 चेंजेस में इसको भी हम पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस अलाउज फॉर ट्रायल्स इन एब्सेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? ये तो मतलब 5 स्टार लगा लो, ये तो 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है बीएनएसएस में एंड ऑलमोस्ट उसके बाद ना जितने भी एग्जाम के पेपर्स मैंने देखे सब में ये इन एब्सेंशिया वाला पॉइंट आता है। इसका जो आंसर है, दिस इज आंसर 356 सेक्शन नंबर। पहले एक चीज याद रख ले, इसको बरतने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन देखना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा बैराक ढूंढ में आंसर मिलेगा उन्होंने बता दिया। बीएनएसएस का बैराक खोलना है आंसर के लिए, हिंट उन्होंने खुद दे दिया यहाँ पर। तो हिंट एक हमें यहीं पे मिल गई, हिंट नंबर 1। अब देखिए बीएनएसएस का बैराक उठाएंगे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपके सामने कुछ 25 बैराक है। उन 25 बैराक में से आपको ये वाला बैराक निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही हिंट है। अब बीएनएसएस का निकाल लिए, बीएनएसएस का निकालने के बाद उसका रेलेवेंट सेक्शन नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा। मैम 1-2 सेक्शन थोड़ी ना है, इतने सारे सेक्शन है। हाँ, बैराक में शायद 1000 सेक्शन हो, पर मेरा जो करेक्ट आंसर है वो इन चारों में ही होगा ना, यस और नो। तो मेरे को पूरा बैराक चेक करने की जरूरत भी नहीं है, इन 4 सेक्शन नंबर के पेज को खोल के चेक कर सकते हैं। देखिए उसमें भी पूरा पेजेस चेक करने की जरूरत नहीं है। हर बैराक के बिगिनिंग में यानी फर्स्ट पेज देखना, अगर आपके पास बैराक है तो आप भी मेरे साथ बैराक खोल लीजिएगा। बैराक में ऐसा कंटेंट्स पेज दिखेगा, दिख रहा है कंटेंट्स पेज आपको, जहां पर सेक्शन नंबर और वो सेक्शन में क्या लिखा है आपके बैराक में भी होगा। तो ऐसे सेक्शंस के अंदर जाके भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो हमारे बैराक के इनिशियल पेज, फर्स्ट पेजेस होते हैं, कंटेंट्स पेज या इंडेक्स पेज भी बोलते हैं इसको, वहीं से आपको आंसर मिलेगा। अगर आपके पास अभी बैराक लेके बैठे हैं तो चलिए आप भी मेरे साथ खोल लीजिए। एक बार 356 खोल के देखेंगे तो वहीं पे मिल जाएगा इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। आप देख ही पा रहे हो, मैं तो बुक के अंदर गई भी नहीं हूँ, मैं तो इनिशियल वाले पेजेस पे ही चेक कर रही हूँ। 356 में मुझे ये वाला मिल गया, इन एब्सेंशिया का वर्ड मेरे को मिल गया, इन एब्सेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को कैसे करना है, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी चैनल में कई वीडियोस में दिया है, वो सब मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी। अगर कोई चैनल में अभी नए हैं और ये बेसिक ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है आपको नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, मैंने बहुत विस्तार से समझाया, आप वहां पे देख लेना, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 356 रिपीट होने के भी चांसेस हैं ये वाला क्वेश्चन, सेक्शन 356। ओके नेक्स्ट, ये वाला देखना, ये एग्जैक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप मुझे बताना, कमेंट्स में आप ही मुझे बताना, मैं नहीं बताऊंगी। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि बैराक का हिंट है, बीएनएसएस का बैराक, सेक्शन नंबर पूछ रहे हैं,
सेक्शन नंबर इन चारों में से कहीं ना कहीं छुपा होना चाहिए, पूरा बैराक ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन चारों सेक्शन नंबर्स को आप कंटेंट्स पेज से चेक करना, आपको आंसर मिल जाएगा। किस चीज के लिए चेक करेंगे? ट्रायल्स एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। सो किस चीज के लिए आप चेक करेंगे? ये रहा, ट्रायल्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकते हैं, ये आपका कीवर्ड है, इसको हम कहते हैं कीवर्ड। तो ये वाला बैराक जो है, हिंट लेना यहाँ से, वो वाला बैराक खोलना, बीएनएसएस का बैराक, इन चारों में से आंसर होगा, तो बस वही चार चेक करना। इन चार कहाँ से चेक करोगे? कंटेंट्स पेज से चेक करोगे। कौन सा कीवर्ड के लिए चेक करोगे? ट्रायल इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला कीवर्ड के लिए चेक करना और मुझे आंसर बताना, ठीक है? चलो नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, आप क्या करेंगे उसके लिए भी सेम टेक्निक, बीएनएसएस का बैराक खोलना, सेक्शन खोलना, उसमें ये चेक करोगे, हो जाएगा। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी मैं समझाना चाहती हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं बीएनएसएस रिपील्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये कह रहे हैं हमें कैसे पता इस सीआरपीसी को कंट्री से हटाकर आप बीएनएसएस ला रहे हैं करके, ये चीज कहाँ लिखा है? ये तो वैसे सबको पता ही है, सीआरपीसी को हटा दिया, बीएनएसएस ला दिए, है ना, पर ये चीज लिखा कहाँ है? तो जब भी रिपील के बारे में बात करते हैं तो हर बैराक में रिपील एंड सेविंग्स क्लॉज होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, लिख लीजिए, रिपील्स एंड सेविंग्स करके एक क्लॉज होता है, ये बैराक का क्लॉज होता है, ठीक है? ये रिपील्स एंड सेविंग्स क्लॉज 90% या 95% ऑफ द बैराक्स में हमेशा एंड में होता है, यानी एंड में या लास्ट सेक्शन में होता है। कुछ ऐसे बहुत कम बैराक है, 5% मान लीजिए, जहां पर ये रिपील्स एंड सेविंग्स क्लॉज आपके स्टार्टिंग सेक्शंस में होंगे, जो आपके बिगिनिंग वाले सेक्शन है उसमें होंगे। तो जब भी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे तो आप बस डायरेक्टली बैराक खोल के चेक कर सकते हैं, बस मैं बता रही हूँ, कहीं पर भी अगर एआईबी में ही या जुडिशरी में भी कहीं पर भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए रिपील्स एंड सेविंग्स के बारे में, यहाँ पे वही पे पूछ रहे हैं रिपील कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन से सेक्शन में ये चीज लिखा है कि ये रिपील हुआ है। जब भी ऐसे रिपील के बारे में बात करते हैं तो रिपील्स एंड सेविंग्स क्लॉज हमें चेक करना पड़ता है। रिपील्स एंड सेविंग्स क्लॉज कहाँ से चेक करेंगे? मैक्सिमम एंड ऑफ द बैराक से स्टार्ट करना, क्योंकि 95% ऑफ द केसेस में बैराक के एंड में ये रिपील्स एंड सेविंग्स क्लॉज होगा। अगर हम बीएनएसएस का बैराक भी खोल के देखते हैं, यहाँ पर भी आंसर आपको क्या मिलेगा आप खुद मुझे कमेंट्स में बताना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस बीएनएस का बैराक उठाना है, कंटेंट्स पेज से चेक करना है, आपको कहाँ मिलेगा देखना, रिपील्स एंड सेविंग्स क्लॉज कहाँ मिलेगा, जस्ट चेक करके मुझे बताना, ठीक है? सो 2 क्वेश्चन के आंसर मेरे को कमेंट्स में चाहिए। चलो नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी है ये भी। इंडिया में अब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लाए हैं, कौन सा? विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। ये एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, मैं बता देती हूँ। विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए होता है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जिसको हम इन शॉर्ट WPS भी कह सकते हैं। ये न्यूली एडेड है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम के साथ। किसके साथ? विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम। ये जो विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है, विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन देना, यानी जो भी लोग अफेक्टेड लोग हैं, विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स ऑफ द क्राइम, उनको सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट के लिए विक्टिम कॉम्पेंसेशन होता है। ये जो विक्टिम कॉम्पेंसेशन है ये सीआरपीसी में भी था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि WPS यानी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम नया है या विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम नया है, या दोनों ही नए हैं, ये बताओ। तो सीआरपीसी में ऑलरेडी विक्टिम के कॉम्पेंसेशन को लेकर ऑलरेडी स्कीम पहले से ही था, 2008 के अमेंडमेंट में ही ये सब आ गया है, ठीक है? तो न्यूली एडेड तो यही है, विच इज योर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। एंड मैम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कहाँ है बैराक में? मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट है। क्यों डायरेक्ट है? यही सेक्शन है, 4 सेक्शन में कहीं ना कहीं आंसर छुपा होगा, है कि नहीं? बट वन स्मॉल थिंग, if you just pay close attention to this question,
अभी ना मैं बीएनएसएस के ही सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, तो इसीलिए आपको ये पता कि ये बीएनएसएस के बैराक में ये 4 सेक्शन ढूंढना है। बट अगर 1 सेकेंड के लिए आप देखना कहाँ लिखा है भाई साहब कि ये बीएनएसएस के बैराक के सेक्शन नंबर है, ये लिखा नहीं है, राइट। यानी आपके पास सेक्शन नंबर है बट बीएनएसएस का बैराक है, ये हिंट नहीं है। ये हिंट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विद दिस वर्ड। ये रहा हमारा हिंट। द हिंट इज विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कहाँ है? वेयर इज दिस? दिस इज देयर इन ओनली वन बैरक। ये सिर्फ बीएनएसएस का बैरक में ही है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। ऐसा करके आपको लिंक करके फिर एग्जाम हॉल में आपको बीएनएसएस का बैरक उठाना है, फिर ये मैच करना है। देन यू विल फाइंड, एक एक करके आप ढूंढोगे। चलो मेरे साथ अब तो ढूंढ लो, अब मैंने आपको हिंट बता ही दिया कैसे करना है। 398 में आंसर मिलेगा। जाना जजमेंट का जो टॉपिक है, जजमेंट टॉपिक में सेक्शन 398 में आंसर मिलेगा आपको विटनेस प्रोटेक्शन के लिए। सो प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन में बीएनएसएस का शब्द नहीं था। मैंने आइडेंटिफाई किया ये बीएनएसएस का बैरक है बिकॉज ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम सिर्फ एक ही बैरक में है एंड उस बैरक का सेक्शन 398 इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस मैंडेट्स अपॉइंटमेंट ऑफ अ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा पुलिस ऑफिसर होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। क्या देते रहेंगे? इंफॉर्मेशन देते रहेंगे अबाउट अरेस्टेड इंडिविजुअल्स टू द जनरल पब्लिक। ये चीज कहाँ होगी? ये अरेस्ट का टॉपिक है, बट ये अगेन इजी टू फाइंड है बिकॉज वी हैव आवर हिंट। बीएनएसएस का बैरक उठाना है, उस बैरक में ये सेक्शन आपको चेक करने हैं। फॉर व्हाट थिंग? डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, इनके बारे में हम ढूंढ रहे हैं, राइट। तो चलिए जाइए मेरे साथ साथ, अगर आप भी खोल ही रहे हैं 25, 35, 37, आपको आंसर मिल जाएगा सेक्शन 37 ऑफ बीएनएसएस। इसमें तो ऑलरेडी हिंट है बीएनएसएस करके, इसमें हिंट है तो नो प्रॉब्लम। चलो ये आप कर पाएंगे, ये भी बहुत इजीली कर लेंगे। ये भी करके मुझे बताना आंसर। बीएनएसएस का सेक्शन नंबर ढूंढना है, सेक्शन नंबर यही से मिलेगा। एंड कौन सा कीवर्ड के लिए ढूंढना है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? दे आर आस्किंग अबाउट आइडेंटिफाइंग, अटैचिंग एंड फॉरफिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड अफेंडर्स। तो प्रोक्लेम्ड अफेंडर्स मतलब उद्घोषित अपराधी। कुछ लोग हैं जो फरार होते हैं, वो अपीयर नहीं हो रहे हैं कोर्ट के सामने, उनको किसी भी तरह कंपेल करना है, फोर्स करना है कि वो कोर्ट के सामने हाजिर हो। तो उन पे दबाव डालने के लिए हम क्या करते हैं? कोर्ट क्या करते हैं? उनका जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर देते हैं, उनको अटैच कर देते हैं। अब ऐसे प्रोविजंस कहाँ है ये पूछ रहे हैं। अब बैरक में देखना आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सेक्शन 86 ऑफ बीएनएसएस। बैरक खोल के एक ही बार तो देख ही लेना। देखो पहली बार एग्जाम हॉल में जाके या एग्जाम से 2 दिन पहले आप बैरक खोलेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो चलिए ज्यादा नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चंस ही कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन का आंसर बस बैरक से ढूंढना सीख लेना, बस उसी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, पर अगर ये नहीं करोगे, जब मैं कह रही हूँ कि बैरक उठाना, तब भी अगर आप बैरक नहीं उठा रहे हो तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 86 आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिफाइंग, अटैचमेंट, ये सब है ना शब्द ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इसके बारे में कहा है सेक्शन 86 ऑफ बीएनएसएस, जो बैरक से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। बहुत ईजी है ये वाला भी करना। चलिए अगेन ये भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन एडजर्नमेंट ऑफ ट्रायल ensuring expeditious resolution of cases। बीएनएसएस में ऐसा कौन सा सेक्शन नंबर है जो बात करती है एडजर्नमेंट्स के बारे में, और एडजर्नमेंट्स इतने ही हो सकते हैं करके एक रोक लगाना है। तो ये कौन सा सेक्शन है जो रोक लगाती है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में बताना। हिंट तो दिया है ऑलरेडी, हिंट यहाँ पर है बैरक ये वाला खोलना है। एडजर्नमेंट्स के बारे में बात हो रही है, कौन सा कीवर्ड आप ढूंढोगे? कीवर्ड क्या होगा? कीवर्ड होगा एडजर्नमेंट, राइट। सो एडजर्नमेंट ऑफ ट्रायल्स के बारे में कहा है आप मुझे बताना कमेंट्स में, ढूंढना। मैं वेट करती हूँ 2 मिनट वेट कर, 2 मिनट क्या 10 सेकेंड वेट करती हूँ। आजकल ना एग्जाम में टाइम बहुत कम हो गया है, फटाफट आंसर ढूंढना आप प्रैक्टिस करो वरना नहीं निकल पाएगा आपका। ठीक है, मिल गया फिर आंसर 350।
346 आना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए 346 सेक्शन ऑफ BNSS। चलिए हो गया हमारा AIB 19। AIB 19 में सब नए लॉ से थे, कुछ क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट थे, इजी थे, कर लिया। 2-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कॉन्सेप्ट पता करके आपको करना था। अब आते हैं AIB 20 के क्वेश्चंस में। एक तो क्या हुआ मैं बताती हूँ, AIB 20 में ना CRPC प्लस BNSS दोनों मिलाकर उन्होंने 7 आउट ऑफ 10 पूछे थे, यानी 10 पूछने चाहिए थे पर उन्होंने 7 ही क्वेश्चन पूछे। उन 7 में भी जो BNSS था उससे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे। तो चलिए देख लेते हैं वो 3 क्या है। आप देख रहे हो ना, कोई गारंटी नहीं है पेपर पैटर्न ऐसा ही होगा, वही तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुश्किल हो रहा है। इसलिए नहीं कह रहे कि आपको डरा दे, बस इसीलिए कह रहे क्योंकि सच में देखना, पहले सब कुछ BNSS पूछ लिया, अब इस बार CRPC BNSS दोनों पूछ लिया, पर उसमें भी 10 के 10 नंबर नहीं पूछे, 3 क्वेश्चन उड़ा दिए वहां से, और BNSS से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए। तो जो भी लोग 4-5 दिन मतलब एक ही बैराक मतलब पढ़े जा रहे एक 4-5 दिन, क्या मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा 2-3 हफ्ता CPC, 2-3 हफ्ता BNSS, जो एक ही बैराक को 2 हफ्ते बेचारा पढ़ के गया है और उनसे उनको कितने क्वेश्चन आए, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए, तो वो कैसे पास करेंगे, है ना। तो स्मार्ट वर्क करना, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना, पढ़ने की स्ट्रैटेजी जो है AIB 21 की वो मैंने काफी डिटेल में ऑलरेडी कर दिया है वीडियो, वो यहाँ पे मैं कर दूंगी, लिंक कर दूंगी। आपको गाइडेड प्रिपरेशन करना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी सब कुछ बेसिक से, हर एक क्वेश्चन को, सारे ऑल 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बैराक से कैसे आंसर्स ढूंढना है ये बताऊंगी। और जो लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चंस हैं, जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चंस, वो भी मैं समझाते हुए पढ़ूंगी। तो अगर आप गाइडेड मैनर में स्टडी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन द बैच। बैच की डिटेल्स भी मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलो, अंडर सेक्शन 290 सब क्लॉज 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो यहाँ पर भी क्लियर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का बैराक उठाना है, सेक्शन 290 सब क्लॉज 1 खोलना है। क्या इसमें अब क्या ढूंढना है, देखो विद इन हाउ मेनी डेज, यानी कितने दिनों के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज फ्रेम हो गई है, चार्ज फ्रेम होने के कितने दिनों के अंदर अक्यूज जो हैं वो प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, ये प्ली बार्गेनिंग होता है कुछ केसेस में जहां पर प्रोसिक्यूटर बैठते हैं, अक्यूज्ड बैठता है एंड वो नेगोशिएट करते हैं। अक्यूज्ड कहता है कि मैं मान लेता हूं कि मैंने ही गलती की है, पर इन रिटर्न आप मेरे को थोड़ी सी कम सजा दो। तो ऐसे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्ली बार्गेनिंग, यानी वो सजा कितनी होगी उस पर बार्गेनिंग करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। तो ये प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है 290 सब क्लॉज 1 में है, उन्होंने ही बता दिया। ये भी एक्चुअली इजी है, आप देखना ये एक्चुअली इजी है क्योंकि हिंट तो उन्होंने दे रखी है, बैराक का हिंट है, सेक्शन नंबर का हिंट भी दे रखा है उन्होंने, हिंट 2, ये बैराक में ये सेक्शन खोलना है, तो पूरा बैराक खोलने की जरूरत नहीं है ना, सेक्शन 290 सब क्लॉज 1 खोलना है, बस काफी है। और उसमें हमें क्या ढूंढना है, कितने डेज, कितने दिनों का समय मिलता है। आप चेक करेंगे बैराक में आंसर मिलेगा 30 डेज। तो CRPC में ये था, CRPC में देखना क्या था, नो लिमिट, इतने ही दिनों के अंदर फाइल करना है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं थी, नो लिमिट। बट अब क्या हुआ है, BNSS के हिसाब से दे हैव मेड इट 30 डेज, दैट्स व्हाई इट्स एन इंपॉर्टेंट चेंज एंड दैट्स व्हाई क्वेश्चन में उन्होंने पूछा। ठीक है, चलो ये बता पाएंगे आप, सेक्शन 18 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ BNSS, अगेन हिंट्स है क्या, यस, हिंट नंबर 1 बैराक का नाम है, हिंट 2 सेक्शन नंबर बता दिया, तो पूरा बैराक खोल के देखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम हॉल में, फटाफट अगर आपको करना है, टाइम बचाते हुए करना है, तो क्या करोगे, फटाफट जैसे ही वो क्वेश्चन आपने देखा पेपर में, फटाफट जाना BNSS का बैराक खोलना है, सेक्शन 18 खोलना है, हाँ आई एम रेडी। अब बताओ अब क्या चाहिए, सेक्शन 18 में से क्या चाहिए आपको, अब मुझे बताओ। अब उनको चाहिए सेक्शन 18 के हिसाब से व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ प्रैक्टिस, किसके लिए, किसके लिए पूछ रहे हैं, जुडिशियरी एग्जाम्स के लिए तो नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, फॉर अपॉइंटमेंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और
एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं तो उनको कितने सालों का मिनिमम एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कितने सालों का चाहिए होगा? आप बता सकते हैं क्या? पता है किसी को? जनरल नॉलेज में भी है ये चीज होनी चाहिए। आंसर है 7 साल। ये आंसर आपको 18 सब क्लॉज 2 में मिलेगा, सेक्शन 18 सब क्लॉज 7, सॉरी सेक्शन 18 सब क्लॉज 7 में आंसर मिलेगा। आंसर है 7 साल। सीआरपीसी में भी 7 साल ही था, बीएनएसएस में भी 7 साल ही है मिनिमम प्रैक्टिस फॉर पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। गॉट इट? चलिए अब आते हैं हमारा मेन डिस्कशन पर, जो है असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस कैसे करें। एआईबी 20 के एग्जाम में बीएनएसएस से ये क्वेश्चन आया था बेस्ड ऑन असर्शन रीजन। अभी तक कुछ समझे ना समझे आराम से, इफ नीडेड टेक अ स्मॉल ब्रेक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है ये समझना है, इसको भूलना नहीं है। चलिए, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में स्टेप 1 ये होता है, आप पहले असर्शन वाला स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट पढ़ो और देखो कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। फिर अलग से रीजन स्टेटमेंट पढ़ो और ये देखो ये ट्रू है कि फॉल्स है, राइट? तो स्टेप 1 क्या करेंगे आप? स्टेप 1, ए इज ट्रू और नॉट यू फाइंड आउट, एंड आर इज ट्रू और फॉल्स, ये पहले आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स अलग अलग और देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है, ये मार्क कर लेते हैं। अंडर द BNSS, if the proclaimed person appears within time specified in the proclamation, the court shall release the attached property. यहां पर ये प्रोक्लेमेशन का ये जो शब्द है, इस शब्द से मुझे ये पता होना चाहिए कि हम यहां पर प्रोक्लेम्ड अफेंडर का कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं। किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं? प्रोक्लेम्ड अफेंडर का एक जो कॉन्सेप्ट है, यानी उद्घोषित अपराधी का जो कॉन्सेप्ट है अंडर बीएनएसएस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कौन सा चैप्टर में आता है? ये आता है चैप्टर 6 ऑफ बीएनएसएस, प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस। मैम ये सब चीजें तो मतलब ये सब चीजें तो क्वेश्चन में है नहीं। यस, इसीलिए असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए आपको पहले से सब्जेक्ट पढ़ के जाना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना नहीं है, 2-3 बार रिवीजन भी करके जाना पड़ेगा, वरना किसी को याद नहीं आएगा एग्जाम हॉल में बैठे बैठे कि इसके लिए ये सब रिकलेक्ट करना है या इस चैप्टर में ये देखना है, किसी को याद नहीं आएगा। क्वेश्चन में देखना कहीं पर भी कोई सेक्शन नंबर का हिंट भी नहीं है, ये बस प्रोक्लेमेशन का शब्द से मैंने आइडेंटिफाई किया कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इससे लिंक्ड है करके। आप समझ रहे हो? तो देखो, इसीलिए कहती हूँ ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो डेफिनेटली आपको डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, गाइडेड स्टडी करनी ही पड़ेगी, एंड रिविजन भी करना पड़ेगा। सिर्फ लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा, लेक्चर से लेक्चर के नोट्स लिखो, उसको 2-3 बार पढ़ो, रिवाइज करो, तभी आपको ये वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब चलिए, अब हम आ रहे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। आंसर है ट्रू। ये आंसर ट्रू क्यों है? क्योंकि कॉन्सेप्ट है अंडर चैप्टर 6 ऑफ बीएनएसएस कि अगर कोई बंदा फरार है, उस पर दबाव डालने के लिए हम उनका प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, एंड जैसे ही वो बंदा अपीयर हो जाता है, इफ ही अपीयर्स, इफ द पर्सन अपीयर्स, बंदा हाजिर हो गया, तो हम उनका जो प्रॉपर्टी है उसको क्यों जब्त करें, फिर उसको ऐसे ही बंधे हुए क्यों रखें, उसको रिलीज कर देते हैं। तो जो भी अटैच प्रॉपर्टी है, जैसे ही वो बंदा अपीयर हो जाता है उसको हम रिलीज कर देते हैं। तो इज दिस ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रू है, तो स्टेटमेंट ए जो है दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। यस, यस मैम। ना आप देखना, आर स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, अब वो भी हमें असर्टेन करना पड़ेगा। अब आर स्टेटमेंट पढ़ो। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज इंटेंडेड टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन। देखो, रीजन में क्या बताया है, अटैचमेंट क्यों करते हैं? अटैचमेंट इसलिए करते हैं तो कंपेल द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन। क्या ये सच है? ऑफ कोर्स सच है मैम, क्योंकि ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम ही है कंपेलिंग अपीयरेंस। किसी को कंपेल करना चाहते हैं कोर्ट में हाजिर करने के लिए, तो हाजिर होने के लिए, तो हम ये प्रोविजंस यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो बात है
कि अपीयरेंस कंपेल करने के लिए हम अटैचमेंट को यूज कर रहे हैं, ये बात भी सच है। हाँ मैम ये तो सच है, ट्रू। नाउ ए स्टेटमेंट ट्रू है, आर स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब जब दो स्टेटमेंट आपको ट्रू मिल गए, आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज यू फाइंड आउट व्हाई ए इज ट्रू। ठीक है, स्टेप 1 में क्या किया हमने? ए स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, आर स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, ये हमने देखा। हमारे केस में हमने तय किया कि हाँ जी दोनों ही ट्रू है। तो जब ये दोनों अगर आपके ट्रू हो गए तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आना एंड आप सोचना ए ट्रू क्यों है। कई बार ऐसा होता है, ए स्टेटमेंट को हम ट्रू इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी सेक्शन में ऐसा लिखा गया है। हाँ, ए ट्रू क्यों है? क्योंकि किसी ने सेक्शन में लिखा है। या ए ट्रू क्यों है? क्योंकि लॉ का पर्पस ही वो है। क्या वो पर्पस या इंटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं? या फिर ये इसीलिए ट्रू है क्योंकि किसी जजमेंट में ऐसा लिखा गया है। तो आप एक बार सोचना, हाँ मैंने कहा ए ट्रू है, पर क्यों ट्रू है? ट्रू इसीलिए है क्योंकि वो इस चैप्टर में लिखा है, क्योंकि ये जो प्रोविजन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का प्रोविजन, उसका इंटेंशन ही वो है कि अटैच करो ताकि हम उस पर दबाव डालें, वही है इंटेंशन, है ना। तो आप फिर असर्टेन करना कि ये वाई क्यों है। हाँ, तो मुझे सेक्शन मिल गया, उसका पर्पस क्या है वो मैंने एक बार सोच लिया। हाँ, अब आप देखना ये जो आर स्टेटमेंट है, आर स्टेटमेंट में ये दोनों चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है क्या, या इनमें से कुछ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? आप ये देखो, जैसे हमारा ये वाला एग्जाम्पल में देखना, पर्पस ऑफ द एक्ट के बारे में बात हो रही है। हमारा जो आर स्टेटमेंट है उसमें कोई सेक्शन नंबर का जिक्र नहीं है, बट पर्पस बता रहे। अटैचमेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि वो कंपेल हो जाए कोर्ट में आने को, एंड उसका इंटेंशन ये नहीं है, एंड इट इज नॉट टू परमानेंटली डिप्राइव हिम ऑफ हिज प्रॉपर्टी। हमारा इंटेंशन तो ये है ही नहीं कि उसको अपने प्रॉपर्टी से अलग करें, ये तो हमारा इंटेंशन ही नहीं है, पर्पस ऑफ द एक्ट है ही नहीं वो। पर्पस ऑफ द एक्ट तो यही है कि हम उसको कंपेल करें। आप समझ रहे हो? तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ये जो पर्पस है, पर्पस के बारे में आर में बताया है, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए एंड आर इन दोनों स्टेटमेंट्स में एक लिंक है, एक रिलेशनशिप बैठती है, इसीलिए हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके ए एंड आर दो स्टेटमेंट ट्रू हैं, यानी फर्स्ट स्टेप के बाद आपको दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो मिले, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये भी हो सकता है कई बार। ए अलग से देखे तो वो सच है, आर अलग से देखे वो सच है, पर ए एंड आर को मिला के देखे तो उनमें कोई कनेक्शन नहीं बैठता, उनमें से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बैठता, कनेक्शन है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। राइट, सो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए। ठीक है, कोर्स में ना मैंने ऐसे लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं प्रैक्टिस के। अभी कोर्स चल रहा है तो एक एक करके बाकी सब्जेक्ट्स के भी अपलोड होंगे। सो ज्वाइन सून एंड कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इन डेप्थ लेक्चर्स। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत जल्द AIB 21 के रिलेशन में बहुत सारे लाइव सेशंस करने वाली हूँ यूट्यूब पर। आपके जितने भी AIB रिलेटेड डाउट्स हैं, जनरल गाइडेंस है, वो सब आप पूछ सकते हैं। तो लाइव सेशन का नोटिफिकेशंस के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। ऑल द बेस्ट।